अगले पॉइंट में। हाँ, उपग्रह। उपग्रह किसको कहते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को जो है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। या ग्रह के चारों ओर लगाने वाला पिंड जो है उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है, और ये भी क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है, पृथ्वी का एक मात्र। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो आपको याद रखना है चंद्रमा है। अब उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। तो जो होगा उपग्रह का कक्षीय वेग, यदि हम v0 मान लेते हैं, तो उपग्रह का कक्षीय चाल जो होगा √gm बटा में r+h का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, gm बटा में r+h का होल स्क्वायर होगा। एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, प्रश्न आए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे कि चंद्रमा है। अब उन उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, कक्षीय वेग जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो होता है, वो जो है यदि हम v0 मानते हैं, तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या हो जाएगा? gm बटा में √gm बटा में r+h। r इस यहाँ पे re मान लीजिए, e मतलब अर्थ का। ठीक है, r मतलब अर्थ का, और h जो है हाइट है। h क्या है? उस ग्रह का जो कक्षीय चाल के जो जितने चाल पे चल रहा है वो हाइट है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं और आगे देखते हैं। तो यदि इफ gm = gr², अभी इससे पहले हमने एक फार्मूला देखा था कि g क्या निकला था हमारा? कैपिटल Gm बटा में r², ऐसा निकला था। तो सेम यही यहां से दोनों बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? gm = gr²। अब वही कह रहा है कि gm के जगह पे हमें क्या रख देना है? gr² रख देना है। तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? g√g r² बटा में r+h। कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कक्षीय वेग क्या करता है? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसके जो उतना स्पीड पकड़ लिया, उतना यदि स्पीड पकड़ लिया और उस रेंज पे हाइट पे जा करके, तो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगा। ये अभिकेंद्रीय बल के अंतर्गत भी होता है। आपने देखा होगा, यदि आप मौत का कुआं देखा होगा, तो वहां पे बाइक जो घूमती है, वो मान लीजिए बीच में पृथ्वी, उसके चारों तरफ बाइक घूम रही है, तो वहां पे कार भी घूमता है। वो स्पीड जस्ट सेम ही रहते हैं, लगभग उसको सेम ही रखना पड़ेगा। कम रखा या ज्यादा रखा तब तो ठीक है, कम रखने पे आपका जो है यदि कार का या बाइक का उससे कम हुआ एक कक्षीय वेग से, तो बाइक या कार जो भी है मौत के कुएं में नीचे गिर जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, वो वेलोसिटी पे, उस स्पीड पे चलना पड़ेगा उस कार को। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ उपग्रह पृथ्वी के सतह के बहुत नजदीक है, यदि मान लीजिए कि पृथ्वी का जो उपग्रह छोड़ा गया है, मान लीजिए जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया है पृथ्वी के बहुत नजदीक है, देन पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा h इज लेस देन r, मतलब लेसर देन, इसको नगण्य मान लिया जाए, इसको हमने शून्य के बराबर मान लिया, तब जो वेलोसिटी होगा g√g, नगण्य मान लेते हैं, √g × r²।
ठीक है, अंडर रूट जी इंटू आर स्क्वायर। हाँ, अब यहां से हम कक्षीय चाल भी निकाल सकते हैं। देखिए v0 इक्वल टू अंडर रूट जी का मान कितना है 9.8 और r का क्या कितना मान होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 टू द पावर 3 किलोमीटर में है, इसको फिर हम मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 3। अब कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। v0 इक्वल टू अंडर रूट इस 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 जो है इतना जो है आएगा, जो उसका कक्षीय चाल जो होगा इस अंडर रूट में 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। और लगभग इसका जो सबसे समीप जो होगा, सबसे समीप जो बस उपग्रह चाल होगा उसका 8 किमी प्रति सेकेंड होगा। जो इसका भी मान जो हमने बताया था, इसका जो मान आएगा 8 किमी प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, जो कक्षीय चाल का मान कितना आएगा, जो सबसे नजदीक हमने नगण्य मान लिया था, क्या माना था h इज लेसर देन r, यानी त्रिज्या की अपेक्षा शून्य है, जो सबसे नजदीक मान लिया जाए तो 8 किमी प्रति सेकेंड के हिसाब से जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है या घूमेगा। जो सबसे नजदीक है, मान लीजिए पृथ्वी ये इस चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी के इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, उपग्रह ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो ये 8 किमी प्रति सेकेंड के स्पीड से चलेगा तभी लगा। अदरवाइज 8 किमी से कम हुआ तो पृथ्वी पे गिर जाएगा, या फिर 8 किमी से ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि ये, या कितना ज्यादा होगा आगे देखते हैं। ये इसका स्पीड 41% और बढ़ जाएगा, 41% से ज्यादा और बढ़ गया तो ये अपना कक्षीय चाल छोड़ करके वो दूर चला जाएगा, माने अंतरिक्ष में चला जाएगा, कहीं इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं उपग्रह का परिक्रमण चाल जो होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय होता है उसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। यानी ये पृथ्वी है और यहाँ पे कोई उपग्रह है, मान लीजिए ये उस तरीके का उपग्रह है, तो ये जो चक्कर लगा रहा है ये अर्थ के जो चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर कंप्लीट को परिक्रमण काल कहते हैं। एक चक्कर कंप्लीट किया तो एक चक्कर कंप्लीट किया तो इसको कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, लगा समय, जो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब देखते हैं परिक्रमण काल इक्वल टू कक्षा की परिधि और कोणीय वेग। कक्षा की परिधि और कोणीय वेग, कक्षा की परिधि को हम निकालते हैं 2 पाई r, अब बटा में कोणीय वेग v0, ये 2 पाई r बटा में v0। अभी 2 पाई r बटा में v0 का मान कितना होता है, यहाँ पे अंडर रूट gr, अभी हमने निकाला था कहीं नेक्स्ट पहले निकाला था, v0 इक्वल टू अंडर रूट gr। ठीक है, यहाँ पे गलत था gr, तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने निकाल लिया। अब r से r जब गुणा करेंगे, जो परिक्रमण काल की हम बात कर रहे हैं, परिक्रमण काल की जो हम बात कर रहे हैं 2 पाई r बटा में, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, r से r कटाने के लिए हमें ऊपर भी अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटा में r से r कटेगा, देखिए r से r कट जाएगा, लेकिन r जो है अंडर रूट में हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अंडर रूट
अंडर रूट आर एंड जी, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट आर एंड जी। ठीक है, 2 पाई आर का जो मान है अंडर रूट आर एंड जी। हाँ, तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो परिक्रमण काल है। मान लीजिए अभी परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, कक्षा की परिधि बटा में कोणीय वेग इक्वल टू 2 पाई हाँ, परिक्रमण काल क्या होता है, मैंने बताया था कि परिक्रमण काल जो है एक चक्कर ये जो लगाने में लगा समय है, एक चक्कर लगाने में लगा समय है। अभी परिक्रमण काल का क्या हो जाएगा, कक्षा की परिधि बटा में कोणीय वेग, और कक्षा की परिधि क्या है 2 पाई आर। परिधि निकालने के लिए ये जो कोई वृत्त का जो परिधि निकालना होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये जो परिधि निकालना है यहां से यहां तक की दूरी, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी इसकी त्रिज्या इंटू 2 पाई। तो 2 पाई आर बटा में v0 यानी वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। अब यहां से मैंने बताया था कि वेलोसिटी 2 पाई आर बटा में जी आर। अभी देख लेते हैं, यहां पे अंडर रूट जी आर होगा। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है बहुत नजदीक हो उपग्रह का नगण्य, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अभी वही यहां पे देखते हैं। अब इसको हम परिक्रमण काल 2 पाई आर बटा में अंडर रूट जी आर कर दिया। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में जब लेंगे, परिक्रमण काल ये हो गया। अब इसको जब हम अंडर रूट में लेंगे तो इसका मान निकलेगा 2 पाई अंडर रूट में आर बटा में जी। 2 पाई अंडर रूट में आर बटा में जी। वो कैसे निकलेगा, यहां पे हम अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, अंडर रूट से हमने क्या कर दिया, गुणा किया हुआ है। ठीक है, इसके वजह से ये निकला 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी। तो आपका परिक्रमण काल यहां पे निकालेंगे तो पता चलेगा। अब परिक्रमण काल निकालने के लिए देख लेते हैं, पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर, जितना ऊंचाई उतना परिक्रमण काल। पहले देख लेते हैं यहां पे, तो 2 पाई 2 इंटू 22 बटा में 7 अंडर रूट आर, यदि पृथ्वी का जो हमने त्रिज्या है तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ बटा में 9.8। ये जो होगा सबसे नजदीक जो ग्रह होगा, उपग्रह होगा, चक्कर लगा रहा हो, वो इतना आएगा। और इसका मान लगभग 84 मिनट आता है। कितना आता है, लगभग 84 मिनट आता है। आगे देखते हैं, कह रहा है परिक्रमण काल पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल की ऊंचाई मतलब कितनी ऊंचाई पर वो है, जितना ऊंचाई उतना परिक्रमण काल में समय। आपको ऑटोमेटिकली है परिक्रमण काल, यदि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल R बाई जी है। अभी यहां पे जितना टाइम मतलब जितना दूरी रहेगा, जितना वो दूर रहेगा, R जितना दूर रहेगा उतना ही t ज्यादा लगेगा। कह रहा है यही इसका मतलब ये हुआ है कि R जितना ज्यादा परिक्रमण काल
परिक्रमण काल ज्यादा समय लेगा। पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी तल है, मान लीजिए यहां पे एक चक्कर लगा रहा है तो कम समय लगा 84 मिनट, वो अब और यहां से चक्कर लगाने में तो और टाइम लगेगा, और यहां से चक्कर लगाने में टाइम लगेगा, वही बोला है। यही रीजन है, अभी यही रीजन है कि जो हमारा बृहस्पति जो है, जो सूर्य से जितने दूरी पे यानी अधिक दूरी पे है, अभी आप देखते हैं बृहस्पति जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, माफ कीजिए, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसका जो परिक्रमण, और वो बहुत दूर है, बृहस्पति क्या है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके लगभग आपके 256 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का सूर्य के प्रति परिक्रमण काल कितना होगा, लगभग 256 वर्ष है, जबकि पृथ्वी का कितना है, एक वर्ष यानी 365 डेज में जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी के जो सबसे निकटतम उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल कितना होगा, 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट। मीन्स कह रहा है कि 84 मिनट में जो सबसे नजदीक पृथ्वी के उपग्रह होगा जो, वो 84 मिनट में चक्कर लगाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ज्यादा ऊपर जाता जाएगा तो ज्यादा लगेगा। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए करते हैं और उसको ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। भू अस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं, भू अस्थायी जहां पर सैटेलाइट्स हैं, वो जो है 36,000 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर, इसकी संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो जो हमारा भू अस्थायी यानी कि जो 36,000 किलोमीटर पे जाकर के जो चक्कर लगा रहा है, वो हमारा लगभग 24 घंटा लेता है, जिस तरीके का हम बात कर रहे हैं। तो वो भू अस्थायी रहता है, एक उपग्रह वो सब कुछ बताता, मतलब वो देख रहा है सैटेलाइट से, वहां 36,000 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर, इसकी संभावना इससे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। ये जो है पृथ्वी है, तो इसके जो सबसे निकट होगा ना एक चक्कर लगाने में, इसका 84 मिनट लगेगा, और यही 36,000 किलोमीटर के रेंज में चला गया वही उपग्रह, ठीक है। यही उपग्रह जो 36,000 किलोमीटर में चला गया, तो इसका जो है एक दिन के लगभग लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जो है आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले अपना ये व्यक्त किया था कि ये हो सकता है संभावना। आगे देखते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिस वेग से ऊपर की तरफ ये वस्तु फेंके और ये फिर पृथ्वी पर लौट के ना आए, वो जो है पलायन वेग होता है। किसी मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे काम नहीं करे। हमने एक ही लाइन में समझे, वो पलायन कर गया, बोलते हैं ना कि भाई पलायन कर गया, मतलब आंखों से ओझल हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ये शब्द आते हैं। तो आप समझिए कि पलायन वेग यहाँ पे क्या कह रहा है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को इतने स्पीड से, इतने वेलोसिटी से फेंका जाए कि वह पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए, वही पलायन वेग कहलाता है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के पार हो जाए, पृथ्वी पर वापस नहीं आए। स्कैप वेलोसिटी, स्कैप मतलब ऑटोमेटिकली होता है, स्कैप मतलब गायब हो जाना,
मैं स्कैप हो गया या स्कैप बैनिश हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, वहां से स्कैप कर गया बोलते हैं ना, वही शब्द है यहाँ पे। अभी जो पृथ्वी से स्कैपिंग मतलब पलायन करने के लिए 11.2 किमी प्रति सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए या इससे अधिक किसी भी दिशा में, पृथ्वी के किसी भी दिशा में, मैं इधर भी फेंका 11.2 किमी से ज्यादा या उतने स्पीड से, इस दिशा में भी फेंका, ऊपर भी फेंका, कहीं भी फेंका, तो वो क्या है, वो जो है धरती से पलायन कर जाएगा। चंद्रमा पर जो पलायन वेग है 2.35 किमी प्रति सेकेंड है और उपग्रह के लिए जो पलायन वेग है v0, अब बताया था कि v0 √g_re², यानी पृथ्वी के लिए क्या है, जहां पे r जो है, re जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब पृथ्वी तल के लिए किसी उपग्रह का VE √2GRE, अतः VE √, अब कह रहा है कि किसी उपग्रह के लिए जो है GRE है और किसी पृथ्वी तल के लिए जो है, पृथ्वी तल से बाहर जाने के लिए √2GRE है, तो यहां पे V0 VE कर देंगे, या फिर यहां पे कह सकते हैं कि VE अभी यहां पे कितना है, √2 है, देख ही रहे यहां पे, तो यही सेम यहां पे हो जाएगा √2 और इंटू √GRE लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, VE को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VE को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √GRE, और देखिए यहां पे यही मान है V0 यानी उपग्रह के लिए, ऑर्बिट के लिए जो उपग्रह है उसके लिए GRE √, तो यहां पे सेम V √2V0, ये फार्मूला निकला है आपका, यहां से यहां पे सीधे निकला है, मतलब ये हमने रख दिया, तो VE √2V0। अब ये कह रहा है कि इसका मान जो होता है 0.41 यानी 41 होता है, यह इसका मान कितना होगा 0, तो VE 0.41V0। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी उपग्रह का जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है, जो पलायन जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके इतना % बढ़ जाए तो वहां से कक्षा छोड़ करके भाग जाएगा, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। देन यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग गुना 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। यानी कह रहा है कि यदि ये पृथ्वी है और इसके ऊपर चारों चक्कर लगा रहा है तो इसका जो स्पीड है 41% जो है बढ़ा देंगे या बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा, यानी भाग जाएगा, अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब इस तरीके से समझते हैं, ये पृथ्वी के चारों तरफ ये पेंसिल चक्कर लगा रही है, पेन चक्कर लगा रहा है, इसका स्पीड मान लीजिए कि 100 है, 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इस स्पीड पे काम कर रहा है, इसका 41% और बढ़ा दीजिए, 141 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया, वहां तक तो ठीक है। 142 जैसे ही हुआ ये इधर चल देगा, ये कक्षा में ऐसे नहीं घूमेगा, ये इधर घूमते हुए ये इधर घूमने लगेगा, इधर अपने कक्षा छोड़ देगा, वो सबके लिए है। पृथ्वी का भी जो कक्षीय चाल है
जिस दिन ज्यादा हुआ पता चलेगा सूर्य के मतलब जो अट्रैक्शन सूर्य के प्रति जो अभिकेंद्रीय बल के से जो बंधा हुआ है, ये अपना कक्षीय चाल छोड़ करके किसी और सूर्य के तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पलायन वेग का मान निर्भर नहीं करता है किस पे, वस्तु के द्रव्यमान और आक्षेपण कोण पे। यानी वस्तु के द्रव्यमान कुछ भी हो, वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, 1 kg से लेकर के 1 क्विंटल 1 करोड़ कुंटल इतना भी हो, लेकिन यदि उसको उस स्पीड से फेंकेंगे तो वो जो है आपका वो जो वस्तु है पलायन कर जाएगा। और उसके लिए एंगल की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे फेंकना है, वो जो है आक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है G/6 होता है। याद रखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, G/6 होता है। अभी उसके बाद आते हैं 10 हम क्वेश्चन देखेंगे।